हेलो एस्पिरेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैसे पोर्चुगीज भारत आए, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया और कैसे वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए उन्होंने पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी उपकूल में अपना अधिकार जमा लिया। आज हम पढ़ेंगे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में, कैसे पोर्चुगीज साम्राज्य का पतन हुआ, और फाइनली हम पढ़ेंगे कि पोर्चुगीज साम्राज्य का इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस क्या था भारत के लिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। पोर्चुगीज क्या कर रहे थे, एक एक करके वो भारत के डिफरेंट एरियाज में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे थे। उन्होंने शुरुआत की दक्षिण भारत से, उसके बाद धीरे धीरे पश्चिमी उपकूल में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करी और उसके बाद भारत के पूर्वी उपकूल में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी अपनी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की, लेकिन भारत के 4 ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपने पोर्ट और फोर्ट भी एस्टैब्लिश किए। एंड दोज प्लेसेस वेर मैंगलोर, कैननौर, कालीकट एंड कोचिन। इन 4 जगहों पे उन्होंने अपने फोर्ट एस्टैब्लिश किए ताकि वो युद्ध कर सके, प्रतिरक्षा कर सके और अटैक कर सके। नेक्स्ट चीज जो वो लोग कर रहे थे, दे वर किलिंग अरब्स मर्सीलेसली। मतलब जो दूसरे मर्चेंट्स थे उनके अलावा, पोर्चुगीज के अलावा और जो लोग आते थे भारत में व्यापार करने के लिए, उन्हें ये बहुत ही निर्दयता से मार रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्हें चाहिए थी, अगेन सेम थिंग, मोनोपोली इन इंडियन ट्रेड। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई और आके यहाँ पे व्यापार करे। 2 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि पोर्चुगीज साम्राज्य से रिलेटेड है और हमें उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, उन्हें जानना ज़रूरी है। दीज आर, फर्स्ट वर्ड इज कार्टेज, सेकेंड वर्ड इज एस्टेडोरा इंडिया। तो कार्टेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टेज जो है वो एक लाइसेंस की तरह है। इसे 1502 में शुरू किया गया था। ये एक लाइसेंस है जो कि किसी भी जहाज़ को, किसी भी समुद्री जहाज़ को लेना पड़ता है पोर्चुगीज से, अगर वो इंडियन ओशन को क्रॉस करना चाहे या इंडियन ओशन में वो यात्रा करना चाहे। तो क्यों लेना पड़ेगा? वो इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि अगर वो उनके पास ये लाइसेंस होगा तो ही जो पोर्चुगीज़ हैं वो उस शिप को बचाने में मदद करेंगे, जो समुद्री लुटेरे हैं, जो पायरेट्स हैं, उनसे। अब ये पायरेट्स कौन है भाई? पायरेट्स कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पोर्चुगीज़ ने ही अपॉइंट किया था। पायरेट्स जो है वो ऐसे लोग हैं जिन्हें पोर्चुगीज़ ने ही अपॉइंट किया था ताकि लोगों में उनका डर बना रहे। लोगों को डर होगा कि समुद्र में कोई है जिससे हमें रक्षा की ज़रूरत है, तभी वो अपनी रक्षा के लिए पैसे देंगे ना। तो वही बात है कि एक अमाउंट होता था, उस अमाउंट के बदले उन्हें लाइसेंस दिया जाता था जिससे कि वो निश्चिंत होकर समुद्र में यात्रा कर सकते हैं, इंडियन ओशन में यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा जहाज होता था जो कि बिना इस लाइसेंस के समुद्र में यात्रा करता था तो समुद्री लुटेरे उन्हें लूट लेते थे और उनकी बहुत ही खराब हालत करके छोड़ देते थे। और ये क्यों किया गया था? वही सेम रीज़न, अपना पुराना रीज़न, मोनोपोली एंड कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन। उन्हें इंडियन ओशन पे कंट्रोल चाहिए था क्योंकि जैसा कि वो मानते थे, इंडियन ओशन पे अगर उनका कंट्रोल है तो वो भारत के पूरे ट्रेड को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इट वॉज ऑल अबाउट कार्टेज सिस्टम। नेक्स्ट इज एस्टेडोरा इंडिया। एस्टेडोरा इंडिया का मतलब है भारत में जो पोर्चुगीज साम्राज्य के अधीन जो भी रीजन्स थे उन्हें कहा जाता था एस्टेडोरा इंडिया। द वर्ड एस्टेडो इटसेल्फ मीन्स स्टेट। तो पोर्चुगीज स्टेट के जो भी, पोर्चुगीज साम्राज्य के जो भी स्टेट्स थे इंडिया में, दोज वेर कॉल्ड एज एस्टेडोरा इंडिया।
This was all about the administrative policy of Portuguese. Next, let's learn about the religious policy of Portuguese. Religious policy. रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? रिलीजियस पॉलिसी उनकी क्लियर कट थी. उन्हें कोई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ क्रिश्चियनिटी. वो इंडियंस को, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, उन्हें वो कन्वर्ट करना चाहते थे क्रिश्चियनिटी में. क्रिश्चियनिटी में उन्हें कन्वर्ट करना चाहते थे. और वो चाहते थे कि जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशंस वो अपनाते हैं, वही कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस दूसरे भी अपनाएं. ठीक है. तो इट वाज देयर रिलीजियस पॉलिसी. जो मुगल एम्परर थे, द अकबर द ग्रेट, हम सभी जानते हैं. तो अकबर ज्ञान चर्चा को बहुत पसंद करते थे. अलग अलग धर्मों के बारे में, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में जानना उन्हें बहुत पसंद था. इसीलिए उन्होंने 2 पोर्चुगीज़ ज्ञानियों को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया. और पोर्चुगीज़ ने सोचा, पोर्चुगीज़ जो मिशनरीज थे उन्होंने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है. हम एम्परर को इन्फ्लुएंस करके अगर उन्हें कन्वर्ट करा दे क्रिश्चियनिटी में, तो उनका पूरा दरबार ही नहीं, पूरा साम्राज्य भी, उनकी सारी प्रजा भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी. इस अपॉर्चुनिटी को भांपते हुए 2 क्रिश्चियन मिशनरीज, रोडेल्फो एक्विवा और दूसरे थे एंटोनियो मॉन्सेरेट, वो दोनों अकबर के दरबार में गए. उन्होंने ज्ञान चर्चा में भाग लिया और उन्होंने बहुत कोशिश की किसी तरह से अकबर को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए. लेकिन अकबर इन्फ्लुएंस हुए उनके ज्ञान से, इतने भी नहीं कि वो कन्वर्ट हो जाए. वो दोनों वापस आ गए. उनके बाद 2 और क्रिश्चियन मिशनरीज अकबर के कोर्ट में गए और वो बहुत दिनों तक अकबर के कोर्ट में रहे, उनके साथ ज्ञान चर्चा करते रहे. और एंड इट वाज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया. अब देखते हैं डिक्लाइन. उनकी डिक्लाइन के क्या कारण थे? सबसे पहला जो कारण था ना, वो था रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड इंटरफेरेंस इन अदर रिलीजन. कैसे? देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लें कि वो जो थे ना क्रिश्चियंस, पोर्चुगीज, उन्हें चाहिए थी क्या? मोनोपोली हर चीज़ में. हर चीज़ में मतलब क्या? उन्हें चाहिए ट्रेड में मोनोपोली, एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली, और इसके साथ ही वो नहीं चाहते उनका कोई कंपटीशन हो ट्रेड में, वो नहीं चाहते एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई कंपटीशन हो, और वो ये भी नहीं चाहते कि क्रिश्चियनिटी के अलावा कोई और रिलीजन हो. इसीलिए वो कन्वर्ट करना चाहते थे सबको, हिंदू मुस्लिम सबको क्रिश्चियनिटी में. इसके साथ ही जो इंडियन ट्रेडिशंस थे, हिंदू और मुस्लिमों के जो ट्रेडिशंस थे, उसमें भी वो इंटरफेयर कर रहे थे. तो ये सारी चीज़ें भारतीयों को बर्दाश्त नहीं हुई. उनमें क्रिएट हुआ रिसेंटमेंट. दूसरा रीज़न था, जो हमारे जो लोकल डायनेस्टीज़ थे, पावरफुल डायनेस्टीज़, वो अभ्युदय उनका होने लगा था इस वक्त. जैसे कि मराठा जैसे पावरफुल डायनेस्टीज का उदय होने लगा था इस वक्त. तीसरा रीज़न था ब्राज़ील. पोर्चुगीज़ को पता चला कि अफ्रीका महादेश में एक देश है ब्राज़ील, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण है. यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है, और उनकी बहुत डिमांड भी होगी. तो धीरे धीरे उनका डाइवर्जन होने लगा फ्रॉम इंडिया टूवर्ड्स ब्राज़ील. और जो सबसे बड़ी जो रीज़न थी उनके डिक्लाइन की, दैट वाज यूरोप में दूसरे जो पावरफुल कंट्रीज थे उनका उदय होना, और उदय के साथ में उनका
ईस्ट की तरफ इंटरेस्ट जागना। जब उन्होंने देखा कि पोर्चुगीज़ इतने परिमाण में फ़ायदा कर रहे हैं भारत से चीज़ें ले जाकर, भारत से ट्रेड करके, तो उन्होंने सोचा क्यों भाई हम भी क्यों पीछे रहे। हमारे पास भी समुद्र है, हमारे पास भी मॉडर्न शिप्स हैं, हम भी जाएंगे, हम भी व्यापार करेंगे। तो इसीलिए फ्रांस से फ्रेंच, ब्रिटेन से ब्रिटिश, नीदरलैंड से डच, डेनमार्क से डेन्स, ये सब आने लगे भारत। और क्योंकि ये सब भी यूरोपियंस थे और उस समय यूरोपियंस की साइंटिफिक और मॉडर्न जो टेक्निकल जो उनकी पावर थी वो बहुत आगे बढ़ रही थी, वो लोग नए नए इन्वेंशंस कर रहे थे। ये लोग किसी भी चीज़ में पोर्चुगल से पीछे नहीं थे। वहीं जो दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे भारत में पोर्चुगल के, लाइक अरब्स और अफ्रीकन्स और जो भी, उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि पोर्चुगीज़ की तरह उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे। जो कि क्या हुआ, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके केस में ये बात नहीं थी। और इसी वजह से जब वो भारत आने लगे तो पोर्चुगीज़ धीरे धीरे पीछे हटने लगे, क्योंकि ये उनके साथ compete नहीं कर पाए। तो इट वॉज ऑल अबाउट द रीज़न ऑफ डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज़ एम्पायर इन इंडिया। आगे हम पढ़ेंगे क्या इम्पैक्ट्स हुए भारत पे, क्या सिग्निफिकेंस रहा पोर्चुगीज़ रूल का, पोर्चुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया पे। तो सबसे पहला था कल्चरल। जब दो अलग अलग संस्कृतियाँ आपस में मिलती है ना, तो एक नई संस्कृति का, एक नई आर्ट का, एक नई कल्चर की शुरुआत होती है। उसी तरीके से एक नए जो आर्ट फॉर्म क्रिएट हुई, इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन आर्ट फॉर्म इन म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, हर चीज़ में देखा गया इंडो यूरोपियन मिक्स्ड टच। तो ये नए तरीके के आर्ट फॉर्म क्रिएट हुए। नेक्स्ट जो चीज़ें मिली हमें, दैट वाज चर्च आर्किटेक्चर। चर्च आर्किटेक्चर जो कि पोर्चुगीज़ की देन है, विद वुडन वर्क, स्कल्पचर, और इसकी जो सीलिंग थी वो पेंटेड थी। ये एक नया तरीके का आर्किटेक्चर था इंडियंस के लिए। इसके अलावा नए तरीके के प्लांटेशंस उन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, लाइक टोबैको, कैश्यू नट्स, पीनट्स, पपाया, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें भारत में इंट्रोड्यूस हुई। देन जो मॉडर्न शिप बिल्डिंग टेक्निक थी, मॉडर्न शिप बिल्डिंग टेक्निक, इसके अलावा जो डॉकयार्ड एंड पोर्ट मैनेजमेंट टेक्निक, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। हमने नए और जो मॉडर्न आर्म्स एमिनिशंस थे, लाइक गन्स, इन चीज़ों के बारे में सीखा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोर्चुगीज़ इम्पैक्ट ऑन इंडिया। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो उन्होंने की वो थी भारत के समुद्री मार्ग की खोज। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे दोस्तों, सबसे पहले कौन से यूरोपियन कंट्री भारत आई थी समुद्री मार्ग के द्वारा, और सबसे अंत में वो कौन सी कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्री, जो भारत को छोड़कर गई थी। पहले का जवाब हम सब जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, दैट इज पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ सबसे पहले आए थे
क्योंकि उन्होंने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। सबसे अंत में गए कौन? ब्रिटिश? नो। देखिए, 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हो गए ब्रिटिश से। ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए, लेकिन भारत के कुछ जो एरियाज थे लाइक गोवा, दमन एंड दीव, ये अभी भी एक यूरोपियन पावर के अधीन थे। कौन थे वो लोग? यस, पोर्चुगीज़। वो अभी भी पोर्चुगीज़ के अधीन में थे, जिन्हें कि 1961 में भारत सरकार द्वारा आज़ाद करवा लिया गया। 1961 में भारत सरकार ने आज़ाद करवा लिया पोर्चुगीज़ रूल से गोवा, दामन एंड दीव को। और फाइनली ये बने आखिरी कंट्री, आखिरी यूरोपियन पावर जो कि भारत को छोड़कर गए। तो इट वाज ऑल अबाउट पोर्चुगीज़ रूल इन इंडिया। वो कैसे भारत आए, वो कैसे भारत में रहे, कैसे वो अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग गए, कैसे उन्होंने हर तरीके के कॉम्पिटिशन्स को फेस किया, आगे बढ़े और धीरे धीरे पतन की ओर भी चले गए। इट वाज ऑल अबाउट पोर्चुगीज़ रूल इन इंडिया। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बाकी जो दूसरे यूरोपियन पावर्स हैं वो किस तरह से भारत आए, उन्होंने किस तरह से अपनी जड़ें जमाई, क्या उनकी पॉलिसीज़ थी, कैसे एक के बाद एक वो वापस लौटते गए, कैसे हमने उनका सामना किया। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और हमारे शॉर्ट वीडियोस देखना भूलिएगा मत। दैट विल बी वेरी मच यूज़फुल टू एनहेंस योर वर्ड पावर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। वंदे मातरम।